जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन है और हम इसका डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि भारत में रोजगार प्रदान करने में अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर देता है? निजी सेक्टर। देखिए, निजी सेक्टर की अगर हम बात कर देते हैं तो यानी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ जाता है? जैसे में आप कृषि भी कर रहे हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत में आता है। कोई काम वगैरह आप कर रहे हैं, जैसे कि किसी कंपनी में थ्रू में आप जा कर के काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको निजी सेक्टर के अंतर्गत में आ जाता है। कोई दुकान को कोई खोल करके बैठे हुए है, कोई बस है, ड्राइवर है, इस सभी के सभी जो आ जाते हैं, ये सभी के सभी निजी सेक्टर के अंतर्गत में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आगे बात कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार प्रदान करने में है तो सबसे ज़्यादा रोज़गार आपको निजी सेक्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिएगा, अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे ये बताना आपको चाहते हैं कि ये मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है कौन से पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया था। तो देखिएगा, सेकंड पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर देते हैं तो सेकंड पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आता है 1951 में। कब 1951 में? तो कहिए कि 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना आता है। कब तक? 56 तक चलता है। ठीक है, 30 अप्रैल 1956 तक चलता है। ठीक है, अच्छा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो कहे कि 1956 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? तो कहे कि 61 तक चलता है। तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना हो गया। ठीक है, और इसी सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो आप कहिएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि पत्र मुद्रा, ये पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में है? यानी पत्र मुद्रा यानी जो करेंसी जो जारी होता है, ये जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आप जानते हैं कि 1935 ईस्वी में ही देखिएगा एक आरबीआई एक्ट आता है। ठीक है, आरबीआई एक्ट आता है। अच्छा, ये आरबीआई एक्ट आता कब है? तो देखिएगा 1934 में आता है। यंग हिंडल कमेटी के सिफारिश पर इसका क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। कब? तो 1 अप्रैल 1935 में ये आरबीआई का स्थापना किया जाता है। ठीक है, अच्छा, बात कर लेते हैं कि इसमें 1 गवर्नर होंगे और 4 गो वाइस गवर्नर होंगे। 1 गवर्नर और 4 आपको वाइस गवर्नर होंगे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन, 1 गवर्नर होंगे और 4 वाइस गवर्नर होंगे। ठीक है, पहले इसका हेड क्वार्टर की अगर बात कर देते हैं तो पहले इसका हेड क्वार्टर कोलकाता हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 1937 की अगर बात कर देते हैं, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हेड क्वार्टर कब चेंज हो गया था। तो 1937 ईस्वी में क्या होता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ से, कोलकाता से कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? तो कहिए कि आपका मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये शिफ्ट कब किया जाता है? तो कहिए कि 1937 ईस्वी में कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। फिर अगर बात कर देते हैं तो 1943 ईस्वी में प्रथम भारतीय व्यक्ति जो बनते हैं वो, उनका नाम क्या है? तो उसके सीडी देशमुख। ये प्रथम भारतीय व्यक्ति है जो आरबीआई का गवर्नर बनते हैं, सीडी देशमुख। अच्छा, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? तो कहिए कि ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओसबॉर्न स्मिथ जो थे ये आरबीआई के प्रथम आपको गवर्नर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 1949 ईस्वी में ये आरबीआई का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और जैसे ही इसका स्थापना होता है उसी समय इसको पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार दे दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। यानी पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार 1935 में ही इसको दे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि आरबीआई बैंक की स्थापना, तो अभी हमने देखा कब? तो 1935 में। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए वित्तीय नीति का अभिप्राय समझते हैं। वित्तीय नीति, तो वित्तीय नीति यानी वित्त से संबंधित जो भी नीति बनते हैं, तो नीति में क्या होता है? कितना पैसा आया, कैसे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, कितना पैसा लेना है, टैक्स लेना है, नहीं लेना है, किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाना है, ये सब नीति है, वित्त से संबंधित है। ठीक है, तो देखिएगा
ऑप्शन पर चलते हैं। कराधान संबंधी नीति, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक व्यय, कहाँ पे कितना पैसा व्यय करना, ये भी सही है। सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा भारत की सबसे अधिक निर्यात करता है, तो देखिएगा ये 2010 का है, तो डेटा बदलते आगे बढ़ते रहता है, तो इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है। भारत सबसे अधिक आयात करता है, 2010 का पूछा है, डेटा बदलते रहता है, नहीं पढ़ना है। बोला क्या गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की विदेशी व्यापार में किस देश की प्रधानता थी। तो अब जानते हैं कि किस देश की प्रधानता होगी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इंग्लैंड होगा, क्योंकि उसी का तो हम लोग गुलाम थे। आगे देखिए, बोला क्या गया है कि व्यावसायिक बैंक, यानी व्यावसायिक बैंक बोले जो हम लोग जहाँ पे अकाउंट खुलाते हैं उसको बैंक, वो बैंक जो होता है वो व्यावसायिक बैंक के अंतर्गत में आता है, वही बैंक व्यावसायिक बैंक कहलाता है। इसमें आपके पास में ये पीएनबी हो गया, ठीक है, आप एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ये सभी जो बैंक है ये सब व्यावसायिक बैंक है। ठीक है। तो वो पूछा गया कि अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है, उसे क्या बोलते हैं। तो देखिएगा अब हम इसको टर्म को बताते हैं। एक होता है पहला, जिसमें आरबीआई जो होती है साख नियंत्रण करने की 2 विधि उसके पास में होती है। ठीक है। एक होता है मात्रात्मक मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। ठीक है। अच्छा, देखिएगा जब हम बात कर देते हैं ये आरबीआई की, देखिए ये सब अगर टर्म को अगर रहने भी देते हैं तो छोड़ देते हैं। अब सीधा टर्म हम ये बताते हैं आपको। आरबीआई की बात कर देते हैं तो एक होता है बैंक रेट। अच्छा, ये बैंक रेट क्या होता है, समझिएगा चीज़ों को। देखिएगा ये सब टर्म ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। बैंक रेट क्या होता है, हम आपको बताते हैं। जैसे में ये आप मान लीजिए कि ये पीएनबी बैंक है, ठीक है, ये पीएनबी बैंक है और ये आरबीआई बैंक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अब ये आरबीआई जो होती है इसको ऋण देती है, किसको ऋण देती है, पीएनबी को, यानी उधार पैसा देती है। तो कोई ना कोई तो रेट लगाएगा, कोई ना कोई तो रेट लगा के रखेगा कि हम इतना % पर रेट देंगे। ठीक है। तो वो जो रेट देती है कितने समय के लिए, तो कहेगी दीर्घकालीन समय के लिए, यानी लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देती है। और जिस रेट से वो पैसा लेती है आरबीआई, इंटरेस्ट लेती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बैंक रेट बोलते हैं। बैंक रेट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। एक होता है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझते हैं, यानी किस चीज पर हमें, जैसे में अगर हम बात कर देते हैं कि किस चीज को हमें कितना लगा, मतलब कि इसको अगर हम बात अगर ऐसे कर देते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं, हम बताते हैं अच्छे तरीके से। जैसे में ये आरबीआई है। अब आरबीआई यह निर्धारित करती है कि किस चीज पर कितना हमें रेट लगाना है और नहीं लगाना। ठीक है। तो वो आपको ओपन मार्केट के अंतर्गत में आ जाता है। अच्छा, एक आता है आपको, एक मिनट, एक आपको आता है क्या, एक आता है रेपो रेट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेपो रेट। देखिएगा आज तक तो इसके बारे में नहीं पूछा गया है ओपन मार्केट के बारे में, तो इसको रहने देते हैं, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ये किसके बारे में, तो रेपो रेट के बारे में। देखिएगा रेपो रेट की अगर हम बात कर देते हैं तो रेपो रेट क्या होता है, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, दो टर्म यहाँ पे आपको समझना है, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, जिसमें ये आरबीआई है। अब ये आरबीआई जो होती है ना, कोई मान लीजिए कि एसबीआई कोई बैंक है, अब ये एसबीआई बैंक को ऋण देती है, तो कोई ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगी आरबीआई बैंक, तो कहे कि हाँ, तो वो इंटरेस्ट लेगी, तो वो इंटरेस्ट ही आपको क्या कहलाएगा, तो कहे कि रेपो रेट कहलाएगा। तो आप बताइएगा कैसा है, यहाँ पे भी आप बताएं, बैंक रेट में भी वही बताएं आप, रेपो रेट में भी वही बता रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा बस टर्म अलग है क्या, कि यहाँ पे बैंक रेट में जो आपको ऋण दिया जाता है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऋण दिया जाता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी अल्पकालीन अवधि के लिए दिया जाता है।
अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि आरबीआई, जैसे में बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा है, यानी इन्फ्लेशन आ गया है मार्केट में, ठीक है, तो आरबीआई जो होती है, आरबीआई ये एसबीआई यानी वाणिज्यिक बैंक से आपको क्या करती है, लोन उठाती है, कहती है कि सुनो भाई तुम हमको लोन दे दो, ठीक है, और हम तुम ऐसा नहीं कि मगनी में हमको लोन देना, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो वो जो इंटरेस्ट पे करती है आरबीआई एसबीआई को, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब समझ में आ गया। और एक होता है सी, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। आप लिख लीजिएगा। नगद, इसको हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, और इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। अब ये दोनों टर्म को समझना है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। देखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई जो होती है वाणिज्यिक बैंक को कहती है क्या कि सुनो ना भाई, तुम्हारे पास में जितना पैसा जमा हुआ है उसका कुछ परसेंट, 2%, 4%, 5%, आरबीआई ये तय करती है कि कितना जमा करना है। कुछ भाग किसके पास में जमा करना है? तो आरबीआई के पास में तुमको जमा करना है। का है, विकट परिस्थिति में ये काम आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 100 रुपया एसबीआई में जमा है, तो कहेगी बैंक क्या, आरबीआई, कि 100 रुपया में से आप 4 रुपया मेरे पास में जमा कर देना है तुमको, ठीक है। अच्छा, अब ये एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर क्या होता है कि ये कहती है आरबीआई ये वाणिज्यिक बैंक को कि सुनो, जितना धन तुम्हारे पास में जमा हुआ है ना, उसका कुछ परसेंट तुम अपने पास में रखना। समझ में आ गया? उसका कुछ परसेंट तुम अपने पास में रखना, यानी खुद के पास में आपको रखना है, तो वो कहलाता है एसएलआर। अब हम चलते हैं सीधा ऑप्शन पर। समझ में आ गया ना? तो पूछा क्या गया है कि व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करता है। तो आरबीआई के पास जमा कौन कर रहा था? ये सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो को नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। गतिमान कोष, पहला ऑप्शन देखिएगा, सुरक्षित कोष है। गतिमान कोष तो कहीं नहीं है, अस्थायी कोष तो नहीं है, बैंक निधि नहीं है, तो इसी को बोलते हैं आपको क्या, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है। ये सब टर्म को ना थोड़ा इकोनॉमिक्स में अगर कोई बच्चे नए होंगे तो उनको थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रटने वाला तो काम यहाँ पे है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना बहुत कम लोग बना पाते हैं। अब देखिएगा, एक चीज़ है यहाँ पे हम समझाते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले एक दो कार्यक्रम चलाया गया था। एक काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये कब चलाया गया था? तो कहिए कि 2000 में चलाया गया था, 2000 ईस्वी में। और एक है काम के बदले भोजन कार्यक्रम। ये दोनों को समझना है, काम के बदले भोजन कार्यक्रम। ये कब चलाया गया था? तो कहे कि ये चलाया गया था 2004 में। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अब जानते हैं कि नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था ना। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2 फरवरी 2006 में होता है, ठीक है। अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से शुरू होता है, मनमोहन सिंह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 को यह क्या हो जाता है, इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि इसमें कम से कम 33% महिला होना अनिवार्य है, ठीक है। कम से कम 100 दिन की आपको रोजगार देने की गारंटी बात करता है ये मनरेगा, ठीक है। और इसका धन जो खर्चा होता है 90% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% आपको स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आप मान करके चलिए 100 दिन तो ये गारंटी देने का है कि 100 दिन हम आपको साल में गारंटी देते हैं कि 100 दिन रोजगार हम आपको देंगे, फ्री में नहीं, रोजगार देंगे और उसके बदले हम आपको पैसा देंगे, ठीक है।
लेकिन SC ST क्षेत्र में कहीं है, SC ST क्षेत्र में यानी जनजातीय क्षेत्र है या कहीं सूखा क्षेत्र है, तो वहाँ पे रोजगार की जो बात होती है 150 दिनों की बात होती है कि हम आपको वहाँ पे 150 दिनों का रोजगार देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि दो को योजना था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और एक था का काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। एक था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और एक था काम के बदले अनाज योजना, दो गो तो था। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, कब? 2004 में। और मर्ज किस में कर दिया गया? आपको नरेगा, जो आज मनरेगा कहलाता है। समझ में आ गया? तो अब देखिएगा टोटल यहाँ पे कहानी समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, तो अनाज कब? अभी हमने लिखा 2000 में, तो कहीं भी 2000 ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पे देखते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना को कब विलय कर दिया गया? 2004 में। तो अब यही वाला यहाँ पे दिए हुए, तब इसीलिए हम इसको कौन सा ऑप्शन मारेंगे? एक मारेंगे। देखें क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल से पूछा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक है क्या? अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की अगर बात कर देते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी में। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी वर्चस्व किसका है? तो अभी भी वर्चस्व किसका है? निजी क्षेत्र का। अभी उतना भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का अभी भी वर्चस्व बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बोला गया कि 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा। ये टर्म जो है ना, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज को आपको रटना ही पड़े, एक कॉमन सेंस नहीं बनाया जा सकता है। देखिए हम आपको समझाते हैं। बोला क्या गया है कि निजी क्षेत्र का हिस्सा यानी प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा। अच्छा, एक बात तो आप ये जानते हैं कि 24 जुलाई 1991 को छठी नई औद्योगिक नीति आती है। ठीक है, कल भी हमने बताया था औद्योगिक नीति के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कहा गया था। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, बात कहा गया था ना। तो आपको खुद सोचना है यहाँ पे। अब बोला कब गया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे थोड़ा टर्म लिख लेते हैं। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये तृतीय और ये चतुर्थ और ये 5वीं, ये 6ठी और ये 7वीं और ये 8वीं। ठीक है, और ये 9वीं और ये 10वीं और ये 11वीं और ये 12वीं, सब यहाँ पे लिख देंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? 56 तक। 1956 में स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? 61 तक। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर देते हैं, 61 में स्टार्ट होता है, 66 तक चलता है। फिर तो फिर आता है, तो 69 में स्टार्ट होता है, 74 तक चलता है। फिर 74 में स्टार्ट होता है, 78 तक चलता है, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आती है और एक साल पहले ही खत्म कर देती है। फिर 80 में स्टार्ट होता है, इंदिरा गांधी स्टार्ट करती है छठी पंचवर्षीय योजना, और कब तक चलती है? तो कहीं 85 तक। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से कब तक चलेगी? 90 तक। 8वीं 92 से 2 साल फिर गैप होता है, 92 से 97 तक। और फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से कब तक? तो 2002 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक। और 11वीं 2007 से लेकर के कब तक? तो कहे कि 12 तक। और ये कब तक? 2012 से लेकर के 17 तक। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा टर्म जो हम समझाना चाहते हैं
बस यहाँ पे डेट लिखने का मेरा मकसद क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कहा गया है और 8वीं पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय जो खर्च हुआ था सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में, ये सार्वजनिक क्षेत्र समझ रहे ना, की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा यानी प्राइवेट सेक्टर में कितना खर्च किया गया था उसकी बात किया जा रहा है। अधिक था, कम था, समान था, बस इसको समझना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं तो कब से कब तक चल रहा है, तो 85 से 90। क्या 85 से 90 के बीच में कहीं भी प्राइवेटाइजेशन का बात हुआ है? कहीं नहीं बात हुआ है। प्राइवेटाइजेशन का बात हो रहा है 91 में बात हो रहा है, मनमोहन सिंह कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा तो क्या यहाँ पे निजी सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च होगा? अब खुद सोचना है कि क्या निजी सेक्टर में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तो कहे कि नहीं भैया, तो काट दीजिए। ठीक है, तो बस, तो निजी सेक्टर में पैसा कितना खत्म होगा, यानी पैसा का जो खर्चा होगा निजी सेक्टर में इसके बाद ही ना हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। अब ये 91 में घोषणा होता है कि प्राइवेटाइजेशन हम करेंगे। ठीक है, तो क्या तुरंत एकदम होने लग जाता है? कुछ समय ना लगता है बस। तो ये क्या, तो आप 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में निजी सेक्टर में जो आपको जो खर्च हुआ था वो सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में कम होगा कि बेसी, तो कि कम होगा। बस इस तरीके से हर क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, कुछ सेंस से बनाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करें। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात किया गया था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन की बात आपको किस में कहा गया था, तो कहिए कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको किसकी बात किया था, गरीबी उन्मूलन का। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, अच्छा 6ठी पंचवर्षीय योजना की जब हम बात कर देते हैं तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना में सरकार के पास, यानी सरकार मतलब उस समय क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रांति काफ़ी ज़्यादा आ गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अच्छा खासा उत्पादन हो रहा था। ठीक है, और सरकार भी इस सेक्टर में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। तो इसीलिए इस यहाँ पे ये जो 6ठी पंचवर्षीय योजना जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का वहाँ पे ज़्यादा आपको उत्पादन हो रहा था, तो इसीलिए कहा जाता है इसे द्रुतगामी इंडस्ट्री। द्रुतगामी मतलब होता है, अंग्रेजी इसका बोल देते हैं, हिंदी तो नहीं पता चल रहा होगा। द्रुतगामी बोले तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। क्या, तो कहिए कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो कौन से पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिएगा 8वां क्वेश्चन 206 क्वेश्चन देखते हैं कि 6ठी पंचवर्षीय योजना। अभी यहाँ पे हमने देखा 6ठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा, अभी चर्चा किया। इसलिए इसे क्या बताता है, द्रुतगामी उद्योग, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो कौन सा, सनराइज नहीं होगा, ब्राइट नहीं, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वीं देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं ये 8वीं की बात कर देते हैं ये, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं ना, नहीं। देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं कि 8वीं की बात कर देते हैं तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। तो देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे लिखा है कब स्टार्ट हो रहा है, 97 में स्टार्ट हो रहा है, 2002 में खत्म हो रहा है। तो देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हो रहा है, 97 में। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोला क्या गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ अभी हमने देखा कब, तो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोला क्या गया, चतुर्थ योजना में किन कार्यों पर सरकार ने बल दिया। तो अभी हमने देखा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, अभी हम दिखाते हैं आपको कब, 1969 में 74 तक चला था। ठीक है, किस पर बल दिया गया था, तो बल जो दिया गया था सामाजिक कल्याण पर बल दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखते हैं
पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हमने चर्चा किया पांचवी पंचवर्षीय योजना का, तो क्या? गरीबी उन्मूलन का। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया था 15 फरवरी 2000 ईस्वी को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्पादन का सक्रिय साधन, देखिएगा काफी अच्छा चीज है, इसको समझने वाला चीज है। उत्पादन में कई कौन कौन भाग लेते हैं? मेन प्रमुख है, पहला है भूमि। तो भूमि के अंतर्गत में आपको क्या आ जाएंगे? भूमि के अंतर्गत में आपको, फिर भूमि के बाद में आपको श्रम आ जाएगा, भूमि के बाद में आपको श्रम आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपको क्या आ जाएगा? फिर भूमि के बाद में श्रम, श्रम के बाद में आपका पूंजी, पूंजी के बाद आपको क्या आ जाएगा? ये साहसी। तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ पे पूंजी और यहाँ पे श्रम, ठीक है। अब देखिएगा भूमि के अंतर्गत की बात कर देते हैं, तो भूमि के अंतर्गत में आपको क्या आ जाएंगे? जंगल आ जाएंगे, पानी आ जाएगा, कच्चे माल आ जाएंगे। आप सभी के सभी इस चीज आपको कहाँ से प्राप्त कीजिएगा? ये भूमि से प्राप्त कीजिएगा। जैसे मैं आप यहाँ पे लिख देते हैं कच्चा माल, आप इसी से प्राप्त कीजिएगा ना। जल, जंगल, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत में आ जा रहे हैं, भूमि के अंतर्गत में आ जा रहे हैं। पूंजी में आपको मशीन लगाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि फैक्ट्री लगाइएगा कुछ चीज का उत्पादन कीजिएगा तब बिना मशीन का ही हो जाएगा। फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, आपको रोड बनाना पड़ेगा, बहुत सारे चीज जो आते हैं, छोटे छोटे चीज, बड़े बड़े चीज, सब कुछ आपको, एयरपोर्ट वगैरह सब का, आपको ट्रक वगैरह, ये सब जितने भी चीज हैं वो सभी के सभी पूंजी के अंतर्गत में आ जाएंगे। श्रम में यानी शारीरिक मेहनत आपको लगेगा और मानसिक, ठीक है। तो मेन शारीरिक हम यहाँ पे लिख देते हैं, शारीरिक मेहनत लगेगा और मानसिक भी लगेगा। साहसी किसको बोलते हैं? जो जोखिम उठाता है। अब देखिएगा इस टर्म को देखना है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो अचल है, असक्रिय जिसको बोलते हैं, इसको असक्रिय बोलते हैं, असक्रिय। क्या ये कच्चा माल खुद से किसी चीज का उत्पादन कर सकता है? जब तक कोई व्यक्ति उत्पादन करने वाला ना हो तो क्या अपने आप वो उत्पादन कर देगा? या मशीन है तो अपने आप उत्पादन कर देगा जब कोई व्यक्ति करने वाला ना हो, ठीक है, यानी कोई स्टार्ट करने वाला ना हो। तो ये जो होता है असक्रिय होता है। श्रम जो होता है ना, ये शारीरिक की अगर बात कर देते हैं तो आप काम करते हैं, ठीक है। जैसे में हम मजदूर को आपने रखा फैक्ट्री में, तो एक लीडर की आपको जरूरत होती है। ऐसा थोड़ी नहीं जैसे में आप मजदूर रखे हैं तो बहुत सारे आप हजारों आपको मजदूर काम कर रहे हैं, तो एक मेन डायरेक्शन देने का काम आपको जो साहसी व्यक्ति है वो करता है, जो मालिक होता है वो करता है। तो सक्रिय यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कौन होगा? ये आपका साहसी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तक क्वेश्चन था, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।